हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी वन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय का प्रश्नावली 1.2 जो हमारा ये भाग तीसरा है। फ्रेंड्स, भाग पहला और दूसरा हम बता चुके हैं। अगर आप अभी तक भाग पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पे जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको भाग तीसरा समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न संख्या पहला है कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। देखिए, जो ये प्रश्न दिए गए हैं, देखिए ये सब प्रश्न है। इन सब प्रश्नों में बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है और तर्क के साथ बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, ये जो कथन होगा फ्रेंड्स सत्य हो जाएगा। क्या होगा? सत्य। तो अब देखिए, देखते हैं कि सत्य क्यों होगा। सत्य क्यों होगा? तो देखिए, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परिमेय और अप्रमेय संख्या का समूह होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? तो जो वो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होते हैं। तो लिख लेते हैं, क्योंकि सत्य होगा क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम भाग 1 में भी बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब चलिए इसके साथ दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है जहां की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है जहां की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये जो प्रश्न है ये असत्य हो जाएगा। ये क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अब देखिए, हम इसका कारण भी देख लेते हैं कि असत्य क्यों होगा। देखिए, इसका कारण हम एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लेते हैं कि -3, इसका हम उदाहरण ले लिए -3। देखिए, यह एक क्या है? एक वास्तविक संख्या। ये जो है -3 है, एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि क्या होता है फ्रेंड्स। तो 1, 2, 3 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। -3 हो गया कि एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये क्लियर हुआ कि जो है ये प्रश्न असत्य है। चलिए
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए प्रश्न संख्या 3 है वो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए ये भी जो प्रश्न है ये भी असत्य हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो असत्य होगा। अब देखिए देखते हैं कि क्यों असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लेते हैं एक कोई संख्या ले रहे हैं। देख ये हम एक संख्या लिख लिए। ठीक है, ये 6 क्या है? एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है, मगर यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए 6 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब बिल्कुल इजी है। देखिए कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? देखिए पहले प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न बिल्कुल इजी है। कह रहे हैं कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले इसका उत्तर दे देते हैं, क्या सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका कि नहीं। क्या ये हो जाएगा? नहीं। ठीक है, अपरिमेय संख्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब कह रहा है कि दूसरा में कि यदि नहीं तो किसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। किसी भी संख्या का वर्गमूल का एक उदाहरण दे दे। मान लेते हैं हम एक संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम √9 ले लिए। क्या ले लिए फ्रेंड्स? 9 ले लिए। 9 क्या है? जो है 3 का, ये 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है। ठीक है, यानी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए हमें दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जितना रूट में दिया रहेगा, यानी कि यहाँ रूट में कितना दिया है फ्रेंड्स? तो 5 दिया है। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते। देखिए यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी 5 सेंटीमीटर का हम खींच लें। ठीक है, उसके बाद जितना 5 का दिया है तो हम इससे 1 सेंटीमीटर और अधिक खींच लेते हैं। देखिए यहाँ तक 5 था और यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक और खींच लें। ठीक है, अब देखिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे देखिए इसको हम ए और इसको बी और इसको क्या दे दिया नाम? तो सी दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला काम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक ए बी खींचे और फिर बी से 1 सेंटीमीटर अधिक तक यानी कि बी सी खींचे हैं। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, तो हम ए और सी का क्या कर लेते हैं, ए और सी का अर्धक। ठीक है, तो यानी कि इसके आधे से अधिक दूरी, देखिए हम प्रकार में आधे से अधिक दूरी ले रहे हैं। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक यहाँ पे हम ऐसे कटा दे रहे हैं। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कटा दिए और नीचे भी कटा दे, ठीक ना। अब देखिए फिर हम इसी बिंदु सी से भी कटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए और इनको हम मिला लेते हैं। अब क्या कर लेंगे, तो हम इसको मिला ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम इसको मिला दिए, ठीक है। अब हम इसको ओ मान लेते हैं। क्या मान लिए, ओ, ठीक है। यही क्या है, ओ हम यहाँ पे मान लिए इसको। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे ए और सी का अर्धक हो गया। ये क्या है, अर्धक हो गया। इसका हम कुछ नाम भी दे देते हैं, ठीक है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका हम नाम दे दिए पी, ठीक है, पी। और इसका यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्यू। और ये जो ओ है ये इसका अर्ध बिंदु है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो ए सी यानी कि यह ए सी के अर्धक है, जो बिंदु ओ ए या ओ सी कोई भी हम त्रिज्या ले रहे हैं। देखिए ये त्रिज्या जो है हम ए सी की त्रिज्या ले रहे हैं, ठीक है, ए से सी तक की त्रिज्या, ठीक ना फ्रेंड्स। हम ये जो त्रिज्या ले लिए, अब इसमें एक अर्धवृत्त हम बना लेते हैं। क्या बना ले रहे हैं, एक अर्धवृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यही बिंदु बी से इसको हम मिला देते हैं। क्या कर देंगे, इसको हम मिला दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको हम मिला देते हैं, जो कहाँ पे मिल रहा है, यहीं पे मिल रही है, ठीक है ना। इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम हम डी दे दिए, ठीक है। तो देखिए जो ये हम बी डी मिलाए हैं, यहीं पे हमारा ये √5 बनता है। यहीं पे क्या बनेगा, तो √5 हमारा यहीं पे बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि किस प्रकार से किया। देखिए सबसे पहला काम क्या क्या है, तो सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, ठीक ना। सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किया है हम लोग, दूसरा स्टेप में क्या किया है कि बिंदु बी से, बिंदु जो ये बी से, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी लिए, ठीक है, बिंदु सी ले लिए। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किया है कि तीसरा स्टेप में हम लोग किया है कि ए सी का अर्धक पी क्यू, जो ए सी को ओ पर काटा। देखिए जो ए सी का अर्धक जो है पी क्यू किस पे काट रहा है, ओ पे काट रहा है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं इसको भी, ए सी का अर्धक पी क्यू खींचा जो ओ पर काटता है, ओ पर काटता है। अब चलिए इसके बाद चौथा स्टेप में क्या हुआ है, तो चौथा स्टेप में हम लोग क्या है, ओ सी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त यानी ओ सी त्रिज्या लेकर ना, लिख लेते हैं ओ सी त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त बनाया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ओ से, अब यहाँ पे देखिए पांचवा स्टेप क्या किया है कि बी से रेखा खींचा जो अर्धवृत्त डी। देखिए बी से एक जो रेखा खींचे जो अर्धवृत्त डी यहाँ पे है ना, डी पर काटता है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको भी, बी से रेखा खींचा जो डी पर काटती है। अब देखिए यही जो होगा
बी डी, यही जो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, √5 होगा फ्रेंड्स, यानी कि बी डी बराबर क्या होगा, √5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, और जितना आप शेयर जल्द करेंगे उतना ही हम वीडियो अगला पार्ट का भेजेंगे। धन्यवाद दोस्तों।